बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन सेल्फ़ लर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं गैसेस। इससे रिलेटेड ही आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.1.2। तो आप लोगों को पता है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले गैसेस, उसके बाद लिक्विड्स और उसके बाद सॉलिड्स। जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वो कैसे डिफरेंट होती हैं लिक्विड से और सॉलिड से। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं सॉलिड से और गैसेस से। तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम और उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मींस कि वो किसी भी हमारे कंटेनर में इजीली खुद को फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, आज हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं इनकी हमें पता है कि कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती। जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है, H2O है, ये हमारे पास एक लिक्विड है, इसको हम लोग किसी भी कंटेनर में अपने इसको डाल सकते हैं, ये उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। आप बेशक वो कंटेनर छोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो या गोल हो, किसी भी शेप का हो, तो हम उसमें लिक्विड को इजीली डाल सकते हैं क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लेकिन ये ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करता है सॉलिड से और गैसेस से। वो किस तरह से कि इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसने एक स्पेसिफिक स्पेस लेनी होती है लिक्विड्स ने, जो कि गैसेस का ऐसा नहीं होता। ओके, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसके बाद सॉलिड्स में होता है कि सॉलिड्स भी उनका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसको हम बस जो इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी आती है वो ये होती है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इन कांस्टेंट स्टेट में। मींस कि जैसे अगर हम वाटर जो है उसको वो मूव करना स्टार्ट करें तो वो एक कांस्टेंट स्टेट में ही मूव करेगा। और इसके बाद हमारे पास आता है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनकी इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज़ ड्यू टू देयर मोशन। जो इनकी इवेपोरेशन होती है और डिफ्यूजन होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, वो किस लिए होती है? इनकी मोशन की वजह से। अगर कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूजन हो रही है लिक्विड्स में, वाटर में जैसे अगर डिफ्यूजन हो रही है, मॉलिक्यूल जा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो मूवमेंट की वजह से ही हो रही है उनकी डिफ्यूजन। और इवेपोरेशन भी जैसे ही लिक्विड्स को मूव होंगे लिक्विड्स, वैसे ही उनकी इवेपोरेशन होगी। मूव कब होंगे? जब वो उनके अंदर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उनकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है लिक्विड्स की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गैसेज में और फिर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो आता है डेंसिटीज़ का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर स्टेट्स ऑफ मैटर में। जैसे कि लिक्विड गैसेस हैं हमारे पास, उसके बाद लिक्विड्स हैं, उसके बाद सॉलिड्स की डेंसिटी इनकी कैसे है और क्या चीज़ है। डेंसिटी का जो मीनिंग होता है गाढ़ापन। किसी भी चीज़ का हम लोग कह सकते हैं कि मैस ओवर वॉल्यूम होती है, वो डेंसिटी होती है। उसका होता है मैस कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। जो लिक्विड्स होती हैं इनकी डेंसिटी जो होती है वो गैसेस से ज़्यादा होती है। गैसेस की डेंसिटी बहुत लो डेंसिटी होती है, उनकी मीन्स के निग्लिजिबल होती है गैसेस की डेंसिटी। लेकिन लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से कम होती है। अब हमारे पास मेरे पास ये एक पेंसिल है, इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है। हमारे पास जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा H2O होगा, उससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन इसकी वाटर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी हमारे एक गैस का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो स्पेस होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो निग्लिजिबल होती है, जस्ट लाइक सॉलिड्स। मींस कि हम लोग अगर वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस को नहीं देख सकते, हमें नहीं पता चल सकता कि इनके दरमियान स्पेस कितनी है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अच्छी खासी स्पेस होती है। मींस के जो गैस का एक मॉलिक्यूल होगा वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, हमें पता चल रहा है कि ये स्पेस है इनके दरमियान। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते, फिक्स नहीं होते। सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन लिक्विड की स्पेस जो हम लोग देख नहीं सकते, निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, ये आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 5 है, उसमें आता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना वो लिक्विड्स की, वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स। मींस कि इनके दरमियान
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस एंड कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। कैसे कि हमारे पास जो सॉलिड का एक मॉलिक्यूल है उसके अगर अंदर हम लोग देखें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान एक दूसरे को बहुत इजीली अगर मतलब कि अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहें तो वो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये इनके अंदर में स्पेस ज़्यादा है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ईज़िली नहीं कर सकते। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस कम होती है, हमने अभी बताया क्योंकि ये दरमियान जो स्पेस होती है वो निगलिजिबल होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन वो कम करते हैं अट्रैक्ट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स जो है वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से। इसका जो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास आता है वो आते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, इम्पॉर्टेंट ये टर्म भी है काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या रोल है लिक्विड्स में, और कहता है कि लिक्विड्स का मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ सकती है जैसे ही वो मूव करें ड्यू टू देयर मोशन। ऐसा कैसे होता है, उन्होंने कहा लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। हम लोग लिक्विड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सॉलिड्स में अगर हम लोग उनको फ्रीज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है तो उसको जैसे ही हम लोग अगर फ्रीज़ करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बाई डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम लोग एक चीज़ को फ्रीज़ करेंगे उसके दरमियान मोशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, इस वजह से वो फ्रीज़ हो जाती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड एक्सचेंज एनर्जी बट दोज ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट डू दिस। इसका क्या मतलब है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनके दरमियान कोलिजन पैदा होता है, किसी साथ कोलाइड करते हैं, किसी के साथ मतलब कि मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि वो एक दूसरे को एनर्जी मीन्स के कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूँ इस मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है, एनर्जी इसमें भी है, ये हमारे पास समझ लें कि हमारे पास लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसके साथ टकराएगा तो इससे ले भी सकता है, इसको दे भी सकता है। लेकिन सॉलिड्स में वो क्लोजली पैक होते हैं, वो उनके दरमियान कोलिजन नहीं होती, कोलाइड नहीं करते, वो उसके साथ टकराते नहीं हैं तो उनकी एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, मीन्स कि एक्सचेंज नहीं होती एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है इन सॉलिड्स में से और गैसेस में। अब जो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। जैसे कि अब ये जो मेरे पास एक पेंसिल है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच हैं, पैक हैं, तो इसके दरमियान एनर्जी अगर मैं इसके ऊपर लगा भी रही हूँ कर करके तो ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा क्योंकि ये सॉलिड इसके मॉलिक्यूल्स हैं जिसका बहुत फिक्स किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है और एक और बात कि ये इनमें डिफ्यूजन नहीं होती, ये डिफ्यूज़ नहीं होते, इसके साथ मिक्स नहीं होते क्योंकि इनके दरमियान कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, जितनी मर्ज़ी एनर्जी लगाते रहें। ये टूट तो सकते हैं लेकिन कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस का मतलब ये है कि एक मरतबा हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएं वो कंप्रेस हो जाए, जब जैसे हम फोर्स को रिमूव करें वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ऐसा नहीं होता सॉलिड्स में, ऐसा होता है तो गैसेस में होता है या लिक्विड्स में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज इन सॉलिड्स विच होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर फाइनली एंड फॉर दिस रीज़न सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वही बात आ जाए कि आगे कि इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड करती हैं। इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। डेफिनेट वॉल्यूम तो लिक्विड्स का भी होता है लेकिन उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। मीन्स के अब मैं आप लोगों को इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे पास ये एक बॉल पेन है, इसको मैं हर चीज़ के अंदर फ़िक्स नहीं कर सकती। मीन्स कि अगर आप लोग कहें कि इसको मैं फ़िक्स कर दूँ
एक छोटी सी इतने से कंटेनर के अंदर, तो मैं इसको फ़िक्स नहीं कर सकती। इसको फ़िक्स कर सकती हूँ इसी के शेप के कंटेनर के अंदर, या इससे थोड़ा बड़ा कंटेनर होगा तो भी फिक्स हो सकता है। इसके बाद आता है द सॉलिड पार्टिकल्स पोसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड जो है उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है और कोई मोशन नहीं होती, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन नहीं हो सकती। ये खुद रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच।